ध्यान दीजिए कि ये बायोलॉजी जो पाठ 5 है, इसमें से नियंत्रण और संगति की बात आती है। तो अभी हम लोग थोड़ी सी बात कर रहे हैं पादप हार्मोन की। जो पहले हमने पादप हार्मोन्स की बात बता चुके थे कि ये जो पादप में पाए जाने वाले हार्मोन्स है, वह हार्मोन कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं वो हार्मोन। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के जो है, पहला था ऑक्जिन, दूसरा था जिबरेलिन, तीसरा था साइटोकाइनिन, चौथा था एसिड, पांचवा था एथिलीन। ये 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं पादप में। पादप मतलब समझते हैं पौधे में। तो बात आती है कि ये 5 प्रकार के जो हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो इसमें से 2 हार्मोन्स के बारे में आपको हम बता चुके थे। थोड़ी सी बात बता दें कि ये जो ऑक्जिन हार्मोन्स है, जिबरेलिन हार्मोन्स है, साइटोकाइनिन हार्मोन्स है, एब्सिसिक एसिड है, और फिर जो कहते हैं कि एथिलीन है। तो इन सारे हार्मोन्स का बहुत ज्यादा अहम भूमिका है पौधे के लिए। और प्रत्येक पौधे की जो प्रत्येक भाग है, उनकी जीवन में जो प्रतिक्रियाएं हैं, इन क्रियाओं में वह हार्मोन्स अहम भूमिका निभाती है। जिस प्रकार की जीव जंतु में करते हैं, उसी प्रकार से पौधे में भी यह हार्मोन्स काफी जो है महत्वपूर्ण होता है। हमने 2 हार्मोन्स के बारे में आपको बता दिए थे। अब चलते हैं तीसरा हार्मोन जो साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन हार्मोन्स कैसे है? पादप में जो साइटोकाइनिन हार्मोन्स है, वह किस रूप में हमारे मतलब पादपों के लिए लाभदायक होता है, ये क्या करता है? तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन्स है, तो जो बीज है ना, बीज जैसे गेहूं का बीज, चना का बीज, किसी का भी कोई भी फल होता है तो उसमें से बीज होता है इनसाइड में, नहीं? अरे बीच में कोई भी फल होता है तो बीच में उसका बिच्चा होता है ना भाई, उसी को कहते हैं बीज, बिच्चा को ही। तो वो जो बीज है, उसमें से बीज का भ्रूणपोष करने में ये मदद करता है। ठीक है, यानी साइटोकाइनिन एक ऐसा रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है जो कि बीजों के भ्रूणपोष और पौधे की जड़ों से संश्लेषित होने वाली जो चीज है, उसको सहायता करता है। और उतना ही नहीं, ये कोशिका जो द्रव्य है, वह कोशिका द्रव्य के विभाजन में मुख्य भूमिका अदा करती है, कोशिका के अलग अलग करने के लिए। कौन? साइटोकाइनिन। आप देखो, साइटोकाइनिन करता क्या है कि पौधे में जो जीर्णता है, उन जीर्णता को रोकने का भी काम करता है। और पर्णहरित जो जिसके कारण की पत्ते हरे दिखते हैं, पर्णहरित को काफी समय तक यह जो है नष्ट नहीं होने देता है, हरा भरा दिखाई देता है। ये सारे काम साइटोकाइनिन का है। कहीं कोई दिक्कत हो जाएगा? लंबे समय तक अगर हम आपको कह दें कि साइटोकाइनिन हार्मोन्स के कार्यों को लिखें, तो आप लिखेंगे कि साइटोकाइनिन, ठीक है, पादपों में पाए जाने, पादपों के पत्तों में पाए जाने वाले हार्मोन्स को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है, लंबे समय तक बनाए रखता है, जिसके कारण कि पत्ते हरे और ताजी बनी रहती है। क्या नहीं लिख सकते? अब देखिए दूसरी बात, ये जो है भ्रूणपोष जो होता है, उसमें से जो बीज का भ्रूणपोष है, कोशिका जो कोशिका द्रव्य है, उनको कोशिका द्रव्य को, ये सारे चीजों को विभाजन करने में अहम भूमिका होती है।
अब बात आती है तीसरा, तो हार्मोन्स बता दिए। नंबर 4 में आता है आपको एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक है, जो कि जिस प्रकार ऑक्सीजन बताए थे, ऑक्सीजन और जिब्रेलिन, ये दोनों की तरह प्रभाव को ये उलट देता है। जो किसका, जिब्रेलिन का है, ऑक्सीजन का है, ये दोनों प्रभाव को उलट देता है। एक ऐसा रासायनिक यौगिक है ये, जिससे जो है किसी भी पौधे के ऊपर अगर हम छिड़का दें, ठीक ना, तो उसका जो पत्ता है वह मुरझा मुरझा करके अलग हो जाएगा, गिर जाएगा। किसको, एब्सिसिक एसिड डाल देंगे तो। और उसमें से ऑक्सीजन और जिब्रेलिन क्या करता था कि डालियां बढ़ा देते थे, कोशिका विभाजन कर देते थे नहीं, लेकिन इसमें से क्या होता है कि वो पत्तियों को मुरझा करके गिरा देती है, अलग कर देती है, अगर एब्सिसिक एसिड का कांच पर लग जाए तो। और इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी बात जानिए कि पत्तियों के मुरझाने और विलगन में तो ये सहायक है ही, इसके साथ साथ यह जो है कलियों की वृद्धि, बीजों का अंकुरन, ये सारे चीजों को रोक देता है। देखिए, अगर गेहूं में सुंडा लगा हुआ है हल्का फल्का तो वह अंकुरित हो जाएगा, लेकिन पिपरीन अगर लगा हुआ है तो नहीं लगेगा, क्योंकि पिपरी ने उसके जो भ्रूण पोष निकलने वाला है, बीजांकुरन जो निकलेगा, उसी को वह खत्म कर देता है। समझ में बात आ रही है? तो आप इस बात को निश्चिंत याद रखें कि जो एब्सिसिक एसिड है वह एब्सिसिक एसिड पत्ते के बिलगौ में पत्ते को मुरझाने में सहायता करता है, और यह इतना खतरनाक होता है कि बीज को अंकुरित होने में भी रोकता है, इस पेड़ को वृद्धि होने में भी रोकता है। ठीक है, ये सारे काम करता है। यानी अगर आपके जैसे आपको गाछ, यही चीज क्या होता था, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, पहले जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने जब यहाँ चिपको आंदोलन यूपी से स्टार्ट हुआ था, उत्तर प्रदेश से, तो उसमें से क्या किया गया था जानते हो कि अंग्रेज सरकार के जो ठेकेदार था ना, उन ठेकेदार ने उस गाछ पर जो है यही बहुत सारे केमिकल्स मिला हुआ गाछ में डाल देते थे, मर जाता था गाछ। और अभी भी लोग डाल देते हैं दुश्मनी से। एब्सिसिक एसिड का अगर छिड़काव कर देंगे, गाछ के पास लगा देंगे ना, तो वो धीरे धीरे उसकी वृद्धि भी रुक जाएगी, वह पत्ते गिर जाएंगे, तो पत्ते में भोजन बनता है। अगर किसी को भोजन के बिना रखा जाए तो मरेगा ही ना। समझ में आ रही है? तो एब्सिसिक एसिड के बारे में आप समझ गए होंगे। अब एथिलीन, जितने भी आप देखते हैं क्या कहते क्या है कि हो गैस दियो, दुकान में जाकर के, वो जो गैस जो फल को पकाने का काम है वह एथिलीन करता है, जो आपका 5 नंबर में किताब में दिया हुआ है। तो देख, ठीक है, तो गैस के रूप में पाया जाता है ये हार्मोन। कौन सा? एथिलीन। और खास करके जो उच्च वर्ग का पौधा पाया जाता है ना, तो उस पौधे में प्रतिकूल परिस्थिति रहते हैं, या जैसे फूल है, फल है, बीज है, ये सारे चीजों को, इन्हीं पत्तियां है, ये सारे जड़ों में उत्पादित होता है। और एथिलीन जो तना का अग्रभाग है, तना का जो अगला भाग है, उन भाग को विस्तृत कर होकर के जो फल पकने वाला है, उस फल को पकने में मदद करता है। इसीलिए इसको फल पकाने वाले हार्मोन्स भी कहा जाता है एथिलीन को। ठीक है, ये 5 हार्मोन्स था, पादप हार्मोन्स, जिनके की सारी विशेष सारी बातों को आपको हम बता दिए।
अब बात आती है कि जंतु में जो नियंत्रण होता है वह समन्वय होता है, वह किस रूप में होता है? तो जंतु में जो समन्वय होता है, एक बात याद रखिएगा कि तांत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय, और दूसरा रासायनिक नियंत्रण और समन्वय, दो तरह की बात है। रसायन के द्वारा जो हमने नियंत्रित करते हैं और जो फिर तांत्रिक का द्वारा जो करते हैं, तंत्र के द्वारा जो करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की बात आती है। जैसे कि आपको क्या करता है कि आज के जमाने में अगर पैर टूट जाती है ना, पैर की हड्डी टूट जाती है ना, तो लोग क्या करता है, हॉस्पिटल में जा करके उसको प्लास्टर करवाता है। और पहले क्या करते थे लोग कि पकड़ के सीधा पैर को कर देते थे और उसमें से बत्ती बांध देते थे। कारण क्या था कि बत्ती यदि टूटा हुआ है तो बत्ती अगर बांध करके हम सीधा रखेंगे तो अपने धीरे धीरे ज्वाइंट हो जाएगी। और उसमें से लेप लगाते थे हरजोड़ा का और इमली के पत्ते का और गोबर का, ये तीनों के मिक्स को गर्म करके लगाया जाता था। क्योंकि हरजोड़ा का काम होता था, कैल्शियम होती थी उसमें से, वह कैल्शियम बढ़ेगा तो वह हड्डी झुकेगा। और ये जो इमली है इसमें से खट्टा है, ठीक है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और इसी अम्लता के कारण से उसका दर्द कम होगा, दर्द का अनुभव नहीं होगा। और गोबर उसके सारे चीज को संगठित करके रखने वाले, जैसे कि अंदर में ये बत्ती है उसको जो लेप मारते हैं तो उसमें से कुछ जो आंशिक रूप पैदा होता है, तो ये त्वचा को हानि नहीं करे, कोई हानि ना करे, इसीलिए वह गोबर दिया जाता था। समझ में आया? तो तंत्रिका के द्वारा, तंत्रिका नियंत्रण और समन्वय के बारे में अगर हम देखें तो कहा जाता है कि जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु है ना, वो सारे जंतुओं में ऐसी तंत्रिकाएं मिल करके एक तंत्र का निर्माण करती है, जिसे कि हम लोग तांत्रिका तंत्र बोलते हैं। और यही रासायनिक नियंत्रण और समन्वय के बारे में देखें तो इसमें से शारीरिक क्रिया जो होती है, इसमें नियंत्रण और समन्वय के लिए रसायन हार्मोन्स होता है, ठीक है। और जो हार्मोन्स की अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जो हम लोग देख नहीं पाते हैं, पर जो जानकार है, जो पढ़े लिखे हैं, वो सारी चीज को जानता है। अंतःस्रावी ग्रंथि में बहुत सारी चीजें हैं। हमारे शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी तंत्र है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये, जैसे कि जिस प्रकार की आपने पौधे का नियंत्रण पढ़ा, समन्वय पढ़ा, किस प्रकार से वह बीज बड़ा होगा, छोटा होगा, किस तरह से पौधे मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे, उसी प्रकार से आप तंत्र के नियंत्रण में भी देख सकते हैं, जान सकते हैं। और हमारी जो तांत्रिका कोशिका है या तांत्रिका, सबसे पहली बात आपने नीचे क्लास में पढ़े होंगे कि उत्तक क्या है, पढ़े हैं। तो कोशिका की जो समूह होती है वह उत्तक कहलाता है, ये पढ़े थे। यह एक जैसी कार्य करने वाली है, एक जैसी रचना, एक जैसी कार्यता, एक जैसी रचना करने वाली कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। आपने 9th में पढ़े होंगे ये, ठीक है। तो अब उसी तरह से जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार के क्या पाया जाता है, उत्तक पाया जाता है। उसी उत्तक को हम लोग तांत्रिकीय उत्तक कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब बात आती है ये तंत्रिका उत्तक, तंत्रिकीय कोशिकाओं और जो न्यूरॉन कहते हैं, इस न्यूरॉन का बना हुआ है, ठीक है। अब बात आती है ये तंत्रिका तंत्र का निर्माण तो करता ही है, यही तंत्रिका तंत्र के
माध्यम से हम लोग कोई भी चीज को सोचते हैं, विचारते हैं, संवेदना करते हैं, उद्दीपन करते हैं, बाह्य संवेदना होती है। ये सारे चीज को ग्रहण करने की क्षमता होती है और ये सारे चीज हमारे ये मस्तिष्क में होता है। और ये मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिका, ये सारे चीज नियंत्रण का काम यहीं से होता है। इसलिए सबसे पहले मन को नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है। अब बात आती है कि तांत्रिका, कोशिका और न्यूरॉन, ये इन सारी चीजों को अगर देखें तो जितने भी साइटन, नाम सुना हुआ साइटन, ठीक है, तो वह साइटोन क्या होता है? एक्सोन, साइटोन हम एंड्राइड बताए थे पहले जो हम डिटेल जिसमें पढ़ा रहे थे। तो ये सारी चीज क्या है कि कोशिका, यानी अगर जो भी न्यूरॉन है ना, तो वह न्यूरॉन का एक तार के समान है। जिस तरह तार होता है ना, उसी तरह पतली पतली धागे से, ठीक है, एक तार का है कोशिका की तरह, तार के आकार के कोशिका की तरह होता है साइटोन। ठीक है। और ये साइटोन जो है, इसमें कोशिका द्रव भरा रहता है साइटोन में। अब होता क्या है कि साइटोन के साथ साथ इसके साथ एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है और वह न्यूक्लियस कोशिका द्रव के जो निशंस नलिकाएं हैं, वह निशंस नलिकाओं में या निशंस कणिका में आकर के, यह कणिकाएं उसी में पाया जाता है जो कोशिका द्रव है ना, उसमें से बहुत सारे निशंस कणिकाएं होती है, निशंस कणिकाएं पाई जाती है। ठीक है। और इस प्रकार से वह अक्ष यानी एक्सोन उसी चीज के जो समूह हो जाता है ना, बहुत सारे चीज, वह एक्सोन का निर्माण कर देता है। और यही एक्सोन क्या करता है कि जब कोशिका द्रव से भर जाता है और एक्सोन के जो अलावा चीज होती है वह प्रवर्धन हो जाता है। और प्रवर्धन जब भी होता है तो वह छोटे छोटे, जितने भी छोटे छोटे चीज है वह छोटे छोटे शाखित हो जाते हैं। और यही जब छोटे छोटे शाखित हो जाते हैं, छोटे छोटे भाग में हो जाते हैं, वो डेंड्राइटिस कहला जाता है, डेंड्राइटिस होता है। ठीक है। इस प्रकार से ये मानव में भी हम नियंत्रण के बारे में देख सकते हैं। अब इसी तरह से बहुत सारे चीज है, जैसे कि मानव मस्तिष्क है यह, तो मानव मस्तिष्क में आपको, मानव मस्तिष्क का आपके पास किताब है तो ठीक है, नहीं है तब हम फिगर बनाएंगे। मानव मस्तिष्क देखिए पेज नंबर किताब से निकालिए, 44 में है, इसमें से चित्र नंबर 5.6 बना हुआ है। ठीक है। हाँ, किताब में, किताब है ना सबके पास, तो उसमें से देखिए आपके किताब में दिया हुआ है कौन सी है, पहला सर्कस गाइनस है, सेरिब्रम है, कार्पस कैलोमस है, सेरिबेरम है, पॉन्स पिराई है, मेंडुला है, मेंडुला अब्लाकोटा। ये सारे चीज जो है हमारे मस्तिष्क के अंदर जो पाए जाने वाले हैं, जैसे मस्तिष्क हुआ है, क्रेनियम है, मैनिजिंग है, ये सारे चीजों का एक एक भाग हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। उतना तो डिटेल अब नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइम के अनुसार से आपको अभी रिवीजन की ओर चलना है, तो उतना तो पहले बता जो चुके हैं। अब तो रिवीजन में शॉर्ट ही लेना होगा। आप देखिए, तो ये जो क्या बता रहे थे, हाँ मस्तिष्क, ठीक है, ये मस्तिष्क जो है मानव का मस्तिष्क, ये मानव का जो मस्तिष्क है इसको 3 भाग में विभक्त किया है। एक अग्र मस्तिष्क है, पश्चिम मस्तिष्क है और मध्य मस्तिष्क है। ये 3 मस्तिष्क में विभाजित किया है, मस्तिष्क 3 वर्ग में विभाजित किया। अब जैसे कि आगे वाले जो भाग होता है वह अग्र मस्तिष्क कहलाता है और इसमें अग्र मस्तिष्क, अब देखिए मस्तिष्क और सेरिब्रम, डायनोसेफ्लॉन,
ये सारा अग्र मस्तिष्क का ही भाग होता है। कौन कौन सा याद रहा? आप तो अग्र मस्तिष्क का 3 भाग है। अग्र मस्तिष्क पहले अगर मस्तिष्क के बारे में देखें तो मानव मस्तिष्क जो है ये 3 प्रकार के हैं, ठीक है। अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, ठीक समझ में आया? और ये अग्र मस्तिष्क जो होता है तो अग्र मस्तिष्क में 2 भाग होता है, 3 भाग, 2 भाग होता है, जिसमें से एक सेरिब्रम होता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं प्रमस्तिष्क, ठीक है। और दूसरा जो होता है वह होता है डायनोसेफ्रॉन, ठीक है। हाँ, डायनोसेफ्रॉन, एक प्रमस्तिष्क दूसरा डायनोसेफ्रॉन, ये 2 भाग होता है अग्र मस्तिष्क। और यह जो हम लोग कहते हैं ना सेरिब्रम नाम सुनते हैं, यह अग्र मस्तिष्क का भाग है। और इस अग्र मस्तिष्क में जो शीर्ष भाग है, पार्श्व भाग है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें से कार्पस क्लोसस, यह बहुत ऐसी चीज है, गायरस है, सल्कस है। तो गायरस के बीच में जो है एक स्थान होता है और उसमें से सल्कस रहता है, ठीक है। और मस्तिष्क का सबसे बड़ी भाग, सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर देखें तो सेरिब्रम है, क्योंकि सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता और स्मरण की क्षमता, ये सारे चीज। दूसरी बात कि हमारे शरीर में जो बहुत अंतःस्रावी ग्रंथि है, इन अंतःस्रावी ग्रंथियों से नियंत्रित करने वाला या बहुत सारी चीजों में से यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सेरिब्रम हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोचने के लिए, समझने के लिए, स्मरण के लिए, भय के लिए, प्रेरणा के लिए, प्रेम के लिए, घृणा के लिए, हर्ष के लिए, कष्ट के लिए, ये सारे चीज का अगर अनुभव करा सकता है तो क्या करा सकता है। आप इतना आपको कहते हैं, अगर आप समझदार होंगे ना, सेरिब्रम आपका मजबूत है ना, तो आप सोचेंगे, ठीक है। ये सारी चीजों की जड़ है, सारी चीजों में से सबसे अहम भूमिका अगर है तो हमारी सेरिब्रम। कहीं कोई दिक्कत? अब बात आती है कि इस प्रकार से जो मध्य मस्तिष्क है, ठीक है। अब मध्य मस्तिष्क के बारे में जाने तो मध्य मस्तिष्क स्टेम के ऊपरी भाग है, जिसमें से अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का समूह होता है। पश्चिम मस्तिष्क जो होता है वह अनुमस्तिष्क, उसमें अगला में सेरिब्रम और पिछला में सेरिबेलम, ठीक, दोनों अलग अलग है। कौन कौन? सेरिब्रम और सेरिबेलम। ये जो सेरिबेलम है, इन्हीं पश्चिम मस्तिष्क में 2 भाग होता है। अग्र मस्तिष्क में भी 2 भाग है, एक बताए सेरिब्रम, दूसरा डायनोसेफ्रॉन। अब इसमें मध्य मस्तिष्क में कोई भाग नहीं होता है, लेकिन पश्चिम मस्तिष्क में 2 भाग होता है। इसमें से जो भाग होता है वह होता है सेरिबेलम एक भाग, उसमें सेरिब्रम और सेरिबेलम, और दूसरा होता है मस्तिष्क स्टेम। क्या क्या होता है? सेरिबेलम और मस्तिष्क स्टेम। अब देखिए, ये जो मस्तिष्क स्टेम है, इसका भी खंड होता है 2 ठो, जिसमें से एक पॉन्स बेरोलाई है और दूसरा मेंडुला अबलाकोटा जो हम बोलते हैं, यही मस्तिष्क के स्टेम में पाया जाता है।
इसका 2 खंड किया। ठीक, अगर वैसे दिमाग में अगर आपको नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जैसे हमने मस्तिष्क लिखा, ठीक है, क्या लिखा? मस्तिष्क। ये मस्तिष्क लिखा, तो इस मस्तिष्क में डायग्राम से भी याद रख सकते हैं। मस्तिष्क का 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और ये होता है पश्चिम मस्तिष्क। कहीं कोई दिक्कत है? अग्र, मध्य और पश्चिम, ये 3 भाग। ये अग्र मस्तिष्क का 2 भाग होता है, एक सेरिब्रम ठीक है, ये 2 भाग होता है, लेकिन इसमें से कोई भाग नहीं होता है, ये कट हो जाता है। ठीक है, और ये पश्चिम मस्तिष्क में भी 2 भाग होता है, एक सेरिबेलम, दूसरा मस्तिष्क और दूसरा होता है मस्तिष्क। देखिए, अब ये मस्तिष्क स्टेम जो है इसका भी 2 भाग होता है। ठीक है, इसका 2 भाग होता है, एक मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा और पाउंस वैरोलाई। हो गया? यानी आपने सबसे ज्यादा, आपको अगर देखा जाए तो इसकी भूमिका होती है। ठीक है, क्योंकि हालांकि सब भाग जरूरी है, सब भाग का काम है, पर इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी में कमी कम बेस होने की वजह से काफी हमें परेशानी झेलनी पड़ती है। कहता है याद नहीं रहता है, या जो जितना भी दिक्कत है, या आपको कुछ बोला आप में सहन करने की क्षमता नहीं है, या आपको कुछ कहा तो आप समझ नहीं पाते हैं कि यह क्यों हमको कह रहा है, किस कारण से कह रहा है, आप दूसरे को सुना दीजिए। समझ में आ रही है? आप में सोचने की क्षमता नहीं है, आप में समझने की क्षमता नहीं है। ठीक है, तो इसमें सेरिब्रम में कमी होने की वजह से है। समझ में आ रही है बात? तो सोचने का, समझने का, घृणा करने का, पाप घृणा हुआ, हर्ष हुआ, या किसी भी प्रकार की बात है ना, तो इसमें से सेरिब्रम, या आपको कोई कुछ कहा तो उसका आप निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं, हमको क्या करना है, तो वह सारे चीज सेरिब्रम की कमजोरी है। स्मरण शक्ति है, याद करते नहीं होता है, इन सारी चीजों में सेरिब्रम हमारी आम भूमिका निभाती है। ये सारी चीज है, समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत है? अगर आप थोड़ा सा इसको डायग्राम को लिखना चाहेंगे तो रुकिए 2 मिनट, उसके बाद लिखेंगे। और आपका इसमें से और कुछ समझाने वाला पॉइंट तो नहीं ना बचा है? हाँ है, अभी है प्रत्यावर्ती चाप है आपका इस चैप्टर में, और मनुष्य का अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, तो थोड़ी सी बात हम लोग ले लें कि प्रत्यावर्ती चाप, प्रत्यावर्ती चाप में देखिए आप फिगर 5.7 को देख सकते हैं।
5.7 को। रुकिए 1 मिनट वेट कीजिए, ठीक है, पुनः हम कर रहे हैं।